हम कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में आज जितना भी हमने काम किया इसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज लेके आ रहे हैं ताकि जो हमारा सिलेबस जितना हो गया वो रिव्यू भी हो जाए और हमें तैयार भी हो जाए अच्छे तरीके से ताकि हम एग्जाम में जा सकें। तो सबसे पहले जो हमने टॉपिक्स किए उसमें था प्रिंसिपल आर्गुमेंट थ्योरम, फिर था रोचिस थ्योरम थे, फिर उनकी एग्जांपल्स थी और फिर हमने पिजन इंटीग्रल थ्योरम पढ़ा, फिर उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी। अब इसके जो रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं और वो एमसीक्यूज भी लॉन्ग क्वेश्चन जैसे हैं वो करेंगे ताकि हमारे एमसीक्यूज के साथ साथ जो सब्जेक्टिव है वो पोर्शन भी हो जाए। तो कुछ एमसीक्यूज में लेके आया हूँ, ये करते हैं। तो पिजन इंटीग्रल थ्योरम का जो लास्ट टॉपिक किया था हमने, उससे पहले के एमसीक्यूज हमारे पास हैं। लेट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है, लेट एफ बी अ polynomial function on the entire complex plane such that f of z is not equal to 0 for all z inside and on the circle z mod is equal to 1, then 1 over 2 pi iota z mod is equal to 1, f of z, f prime of z dz is equal to number 1 option can take only integer values. Option number 2 can take any values. Option number C is 0. Option number D is equal to degree of function f of z. ये चार इस तरह से हमारे पास ऑप्शन है और अगर ये कंसेप्ट होगा तभी हम कर सकेंगे, अदरवाइज ये नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है वो कह रहा है कि एक पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन के लिए जरूरी आपके पास इंफॉर्मेशन हो कि पोलिनोमियल फंक्शन होता क्या है। पोलिनोमियल फंक्शन में आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यूज होगी, ए एन है तो ये जी एन प्लस कुछ इस तरह से पोलिनोमियल फंक्शन है। अब पोलिनोमियल फंक्शन में डिनोमिनेटर तो आता नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पोल्स तो होंगे नहीं, इसमें पोल्स से ये आजाद है, पोल्स आपके नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब जीरोस होंगे सारे। अब जीरोस होंगे तो जीरोस इनसाइड आते हैं कंटूर के या आउटसाइड जाते हैं, ये भी मैटर करता है। अगर तो सारे आउटसाइड चले गए हैं तो फिर तो वो फंक्शन वैसे ही एनालिटिक हो जाए। अब अगली बात पोलिनोमियल पे बात करता है। ऑन दी पोलिनोमियल है, फंक्शन पोलिनोमियल है सारी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हर जगह, और पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो आपका एनालिटिक फंक्शन होता है। पोलिनोमियल फंक्शन हमारा एनालिटिक फंक्शन होता है, और जब एनालिटिक फंक्शन है तो इसका मतलब ये है कि जब फंक्शन एनालिटिक है, ये आपका फंक्शन एनालिटिक पड़ा हो तो डेरिवेटिव भी आपका एनालिटिक। तो कॉशी इंटीग्रल थ्योरम हमारे पास क्या है कि अगर फंक्शन आपका एनालिटिक है तो वो किसी भी कंटूर पे उसकी वैल्यूज जो है वो 0 आती है।
तो क्योंकि फंक्शन पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल का आगे से पता होना चाहिए ये हमेशा एनालिटिक फंक्शन होता है, और एनालिटिक फंक्शन होने की वजह से ये बाय कॉशी इंटीग्रल थ्योरम दिस इंटरवल इज इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन बस इतना ही है कि सिंस f is a polynomial function, क्योंकि f polynomial function है and every polynomial function is analytic, और हर polynomial function जो है वो हमारे पास analytic होता है। analytic है तो वो कॉशी इंटीग्रल थ्योरम के तहत उसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 आ जाएगी। तो यहां पे बाय कॉशी इंटीग्रल थ्योरम दिस इंटरवल इज इक्वल टू 0। तो 0 इज द राइट ऑप्शन। अब हमारे पास इसी पैटर्न से जो हमने थ्योरम्स किए हैं, अगला एमसीक्यूज है if z1 mod is equal to z2 mod is equal to z3 mod and so on, zn mod all modes are equal to 1, then value of z1 plus z2 and so on zn is option number A n, option number B 1 over z1 plus 1 over z2 up to zn, option number C is 0, last one is none of these। तो इसमें से आपने राइट ऑप्शन, तो पूरा ये क्वेश्चन है, सबको सॉल्व करने के बाद ही आप इसका कर सकेंगे कि हमने कौन सी राइट ऑप्शन लेनी है। तो सबसे पहले z1 z2 z3 ये सारे मॉड्स जो हैं वो 1 के इक्वल है। अब 1 के इक्वल है तो अब सॉल्यूशंस में ये लिखेंगे कि अगर लेट्स सपोज zn 1 के इक्वल है तो n की वैल्यूज जो है वो वेरी करेगी 1 2 3 एंड सो ऑन n तक, यानी आप यहाँ पे n की जगह 1 लगाएंगे तो z1 मोड आ जाएगा, आप n की जगह पे 2 लगाएंगे तो z2 मोड आ जाएगा, 3 लगाएंगे तो z3 मोड, n लगाएंगे तो zn मोड तक। यानी इस सारे सेंटेंस को हमने, इतने बड़े सेंटेंस को एक ही कवर कर दिया है, एक ही हमने z में। तो zn इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल n इज इक्वल टू 1 to n। अब इसका हम दोनों साइड पे स्केलिंग कर लें तो 1 का स्केल भी 1 होगा, और ये प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर z मॉड स्केल हो तो हम लिख सकते हैं z इंटू z कॉन्जुगेट। तो वही प्रॉपर्टी आप यहाँ पे अप्लाई कर दें कि z मॉड स्केल है तो zn इंटू zn कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1। यहां से हमारे पास z की वैल्यूज आ गई, यानी हम z की वैल्यूज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो zn यहां से आ गया 1 ओवर zn कॉन्जुगेट। तो ये हमने वैल्यूज निकाल ली कि zn जो है वो हमारे पास zn कॉन्जुगेट होता है, और यहां से ये भी बात साबित है कि z मॉड लें या आप z कॉन्जुगेट मॉड लें, वो मॉड आपके इक्वल आते हैं। तो यहां से अगर दोनों साइड पे मॉड लिया जाए तो ये आ जाएगा 1 ओवर zn कॉन्जुगेट मॉड, और हमारे पास प्रॉपर्टी है कि कॉन्जुगेट का मॉड लें या z का मॉड लें वो हमेशा इक्वल ही आते हैं। यानी अगर हम z x प्लस योटा y इसका मॉड लें या माइनस का लें, सेम है, इसका मॉड लेंगे तो ये आ जाएगा z मॉड इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और z कॉन्जुगेट मॉड लेंगे
तब भी आंसर आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये सेम आ जाएगा। तो इसलिए जी मोड जो है या जी कंजुगेट मोड ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हमने मोड जब लिया तो यहां से हमने ये फिक्स कर लिया कि मोड के ऊपर कंजुगेट लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए दिस इंप्लाइज दैट जी एन कंजुगेट इज इक्वल टू 1 ओवर जी एन कंजुगेट। तो यहां तक हम आ गए। तो जहां पे जी एन कंजुगेट अब आएगा तो हम क्या लिख लेंगे 1 ओवर जी कंजुगेट, और एन की वैल्यूज हमने लिखी हुई है कि 1 से लेके एन तक है। अब हमने वैल्यूज चूज करनी है, यानी हम यहाँ पे z1 लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं 1 ओवर z1, z2 लगाएंगे तो 1 ओवर z2, ये सारा हम पैटर्न लिख सकते हैं। और जब हम जाएंगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे तो अब हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि वैल्यू हमने इसकी कैलकुलेट करनी है, z1 प्लस z2 अप टू zn मॉड, और z1 मॉड जो है वो हम लिख सकते हैं z1 हमने ये प्रॉपर्टी मोड से पहले हमने की हुई है कि अगर मोड zn हमने लिया था तो 1 ओवर zn उसमें क्वेश्चन में हमने किया था, उसके बाद मोड हमने ये खत्म किया। यानी अगर zn आपका z1 है तो हम यहाँ पे लिख सकेंगे 1 ओवर z1 कंजुगेट प्लस ये 1 ओवर z2 कंजुगेट एंड 1 ओवर zn कंजुगेट। ये सारी वैल्यूज हमने लगा ली और हमारे पास 1 ओवर zn कंजुगेट ये आ गया 1 ओवर z1। और इसी पैटर्न पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे कि zn कंजुगेट के बगैर अगर हम ले लें मोड तो सिर्फ क्या लिखना है 1 ओवर zn कर देना, बाकी मोड सारे का सारा वैसे ही आ जाएगा। यानी जो ये वाली टर्म है बस ये इसका रेसिप्रोकल ले लेना, बाकी हमारे पास वही आ जाएगा। तो इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे 1 ओवर zn तो ये सारे हमने उसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो मोड हटा देंगे अब z1 प्लस z2 एंड 1 ओवर zn मोड, क्योंकि zn मोड जब मोड में आ जाएगा तो zn 1 प्लस zn सेम आ जाएगा। तो क्योंकि मोड में आया हुआ था तो मोड में आने के बाद हमने कंजुगेट हटा दिया था, तो अब क्योंकि ये वैल्यूज मोड में है तो इसलिए हमने कंजुगेट हर एक पे हटा दिया। तो यहाँ पे हम मेंशन भी कर देंगे कि zn मोड हो तो 1 ओवर zn मोड लिख सकते हैं। तो कंजुगेट इसलिए हमने हटा दिए, तो z था 1 ओवर z1, z2 था 1 ओवर z2, तो ये सारी वैल्यूज आ गई। तो ये हमारे पास कहाँ आंसर पड़ा हुआ है, ऑप्शन बी पर। यानी पूरा एक क्वेश्चन है ठीक ठाक सब्जेक्टिव टाइप, उसके बाद ही आप चूज कर सकते हैं अपनी वैल्यूज को। इसी पैटर्न से आगे है क्वेश्चन नंबर 3, 2 into z minus 1 is equal to z minus 2 mod, and x square plus y square is equal to lambda x. Find lambda, हमें लैम्डा की वैल्यूज फाइंड करनी। ऑप्शन हमारे पास ये है कि 3 ओवर 2, 5 ओवर 4, 5 into 4 over 3। यानी यहां से हमने जाना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की तरफ, तो इसका मतलब है z की वैल्यूज को रिप्लेस करना पड़ेगा x प्लस छोटा y से, तभी जाके ये बनेंगे और फिर कंपेयर होगा और लैम्डा की वैल्यूज निकल आएगी। तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि z माइनस 1 z माइनस 2 इंटू z माइनस 1 मोड। अब आप जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ x प्लस छोटा y लिख देना।
अब रियल वैल्यूज इकट्ठी कर लें और इमेजिनरी वैल्यूज इकट्ठी कर लें। अब जब हम इसका मॉड लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू 2 स्केयर रूट, और यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू स्केयर रूट। स्केयरिंग कर लें और स्केयरिंग जब करेंगे ये 4 हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 स्केयर प्लस वाई स्केयर, और ये आ जाएगा x माइनस 2 स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो स्केयरिंग करने पे हमारे पास ये आ गई वैल्यूज। अब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्केयर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्केयर, और यहां से आ जाएगा x स्केयर माइनस 2x प्लस 4 प्लस वाई स्केयर। और 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा 4x स्केयर माइनस 8x प्लस 4 प्लस वाई स्केयर प्लस 4y स्केयर इज इक्वल टू x स्केयर माइनस 2x प्लस 4 प्लस वाई स्केयर। अब सारे इस साइड पे ले आए और माइनस कर दें तो 4x स्केयर में जब माइनस x स्केयर होगा तो ये 3x स्केयर बन जाएगा, और y स्केयर में जब ये माइनस होगा तो ये 3y स्केयर आ जाएगा, और माइनस 8x ये तो जाके प्लस हो जाएगा तो माइनस 6x आ जाएगा, और y वाली तो टर्म कोई नहीं है इसलिए बाकी कांस्टेंट रह गए, तो ये 4 तो 4 से वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ तक हम आ गए। तो हमारे पास ये सर्कल की इक्वेशन कब बनेगी, जब आप 3 से डिवाइड कर देंगे। कंपेयर इससे करना ना, तो इसके कोफिशिएंट्स 1 1 है, तो 1 1 कोफिशिएंट्स बनाने के लिए हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0 आ गया, और यहाँ से हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू 2x, और यहां से ये 4 और 4 और इसका भी स्केयर हमने कर लिया, जी मॉड स्केयर स्केयरिंग पे इसका स्केयर लिया तो 4 आ गया हमारे पास, और इसका आ गया था z माइनस 2 और ये माइनस 2 आ रहा था, z माइनस 2 का स्केयर हो गया, तो 4 इंटू एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्केयर और x स्केयर माइनस 2x प्लस 4 और प्लस वाई स्केयर, और जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया 4x स्केयर माइनस 8x प्लस 4 और हमारे पास ये आ गया प्लस 4y स्केयर, और इधर से x स्केयर माइनस 2x प्लस 4 प्लस वाई स्केयर। और डिवाइड, अब अगर हम कंपेयर करें यहाँ से तो लैम्डा के साथ जो कोफिशिएंट पड़ा हुआ है, अब राइट साइड मैच हो रही है, अब x का कोफिशिएंट लैम्डा है तो इधर x का कोफिशिएंट हमारे पास 2 आ गया। जी हमारे पास अगर कंपेयरिंग करें इक्वेशन नंबर 1 का, हमारे गिवन जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा x, अगर दोनों का कंपेयर करेंगे तो लैम्डा की वैल्यूज हमारे पास 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है उनमें 2 कहीं पे भी नहीं है। अगर लेट्स सपोज हमारे पास ऑप्शन ही होता नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं, तो फिर तो हम वहां पे टिक कर लेते। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ऑप्शन समझ लें कि हमारे पास 2 है और आपने 2 पे फिर इस तरह टिक कर देना, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। इसी तरह हमारे पास एक्सक्यूज नंबर 4 है, if z1 and z2 are two complex
numbers such that imaginary part of z1 plus z2 is equal to 0. Imaginary part of z1 into z2 is equal to 0. Then option number 1, z1 is equal to minus z2. Option number 2, z1 is equal to z2. Option number C, z1 is equal to z2 conjugate. And option number D, none of these. इनमें से कोई भी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इनमें से हमारे पास बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड z2 और z1 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो इसलिए हम लेट कर लेते हैं कि लेट हमारे पास z1 जो है वो x1 प्लस योटा y1 और z2 जो है वो हमारे पास है x2 प्लस योटा y2। तो दो नंबर्स हमने ले लिए। अब दोनों नंबर्स को एक दफा ऐड ऑन नहीं करना है और एक दफा हमने मल्टीप्लाई करना है, फिर वहां से हमने उनके सिलेक्ट करने हैं पार्ट इमेजिनरी दोनों साइड्स पे और आंसर रखने हैं 0 के इक्वल, और फिर हमने देखना है इनमें से कौन सा रिलेशन बिल्कुल ठीक है। तो दोनों को एक दफा ऐड करें, z1 प्लस z2 को ऐड में आपको पता है रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड हो जाएगा। तो एडिशन हमारे पास ये आ गई। एडिशन आने के बाद हमें चाहिए उसका इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट लेने z1 प्लस z2 का इमेजिनरी पार्ट जो है वो आ जाएगा y1 प्लस y2। ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, z1 और z2 को मल्टीप्लाई कर दे तो जो आंसर आएगा वो आंसर है। तो z1 into z2 यानी x1 प्लस योटा y1 into x2 प्लस योटा y2। तो दो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमें कौन सा पार्ट चाहिए, z1 and z2 का इमेजिनरी पार्ट चाहिए। तो मैं अगर x1 को x2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो तो रियल पार्ट आएगा, x1 को योटा y2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो इमेजिनरी आएगा, तो वो आ जाएगा x1 y2। और फिर हम योटा y1 को x2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी इमेजिनरी पार्ट आएगा, वो आएगा y1 x2। और योटा y1 को योटा y2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो योटा इंटू योटा स्केयर हो जाएगा, तो इमेजिनरी पार्ट तो खत्म हो जाएगा, वो तो -1 आ जाएगा आंसर, तो इसलिए ये इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ से अगर मल्टीप्लाई के बाद देखें तो हमारे पास ये आता है। अब हमने प्लस वाला भी लिख लिया, हमारे पास प्लस वाला ये आ गया, और हमने प्रोडक्ट वाला भी लिख लिया, इमेजिनरी पार्ट ये आ गया। अब इन दोनों को रखना है 0 के इक्वल और वहां से ये रिलेशन है। जब हम इनको रखेंगे 0 के इक्वल तो इसका मतलब ये है कि y1 इज इक्वल टू माइनस y2, या आप कह सकते हैं कि y2 इज इक्वल टू माइनस y1। और जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे ये पार्ट को, क्योंकि गिवन है ये 0 के इक्वल रखें, तो यहां से हम वैल्यूज लगा देंगे। हमारे पास वैल्यूज है ना गिवन कि y1 जहां पे नजर आ रहा है वहां पे आप क्या लिख लें, माइनस y2 लिख लें। तो y1 की बजाय हम लिख लेंगे माइनस y2, तो माइनस y2, जहां पे y1 नजर आए वहां पे माइनस y2 लिखते जाए। तो हमने y1 की जगह पे माइनस y2 लिख लिया। तो अब ये हमारे पास बन गई है। अगर हम यहां से माइनस कॉमन निकाल लें या माइनस y2 कॉमन निकाल लें तो ये आ गया x1 प्लस x2, तो ये हमारे पास इक्वल टू आ गया 0 के। अगर एक फैक्टर हमारे पास यहाँ पे y2 into x1 प्लस x2 0 के इक्वल आ गया, तो अगर हमारे पास y2 0 नहीं है तो इसका मतलब ये निकलेगा कि x1 if y2 is not equal to 0 then x1 plus x2 is equal to 0। और यहां से x1 की जो वैल्यूज है वो आ गई माइनस x2, यानी हम x1 की जगह पे माइनस x2 लिख सकते हैं, और इसी तरह y1 की जगह पे माइनस y2 लिख सकते हैं।
अब हमने जो लेट किए हुए थे हम उस पर दोबारा पहुंच जाते हैं कि अगर हम वैल्यूज को रिप्लेस कर दे तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा। अगर हम x1 की जगह पे -x2 रख दें, यहाँ पे x1 की जगह पे रख दें -x2, तो ये -x2 प्लस ये होता, और y1 की जगह पे -y2 रख दें। अब y1 की जगह पे -y2 रख दें तो ये माइनस कॉमन आने के बाद ये आ जाएगा x2 प्लस होता y2। x2 प्लस होता y2 ये इक्वल है हमारे पास z2 के, तो -z2 आ गया। तो यानी हमारे पास जो ऑप्शन है वो आ गया z1 इज इक्वल टू -z2 विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन एमसीक्यूज की कर सकते हैं और हम इस पे देख सकते हैं कि कौन सा राइट ऑप्शन है, लेकिन आपको सारा सॉल्व करना पड़ेगा। सारा सॉल्व करने के बाद फिर ही हम राइट ऑप्शन की तरफ जा सकेंगे। तो हमने इसकी फिर कैलकुलेशन करनी है बेकार, ये नहीं है कि ए बी सी डी है तो किसी एक पे टिक लगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद फिर आपको राइट ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली तकनीक समझाने का मतलब ये था कि क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर हमने ऑप्शन की तरफ जाना। तो आई होप आप मजीद जो एमसीक्यूज होंगे आप उनको खुद ही डील कर लेंगे। आज के लिए हमारा इतना है। अल्लाह हाफिज़।